जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और आप पूरी जान लगाकर अपनी मेहनत कर रहे होंगे। और आपकी मेहनत को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ मैथ्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम से पहले तैयार कर ही लेने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट में ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप में से एक टाइप के स्टूडेंट ये वैसे होंगे जिन्होंने अभी तक मैथ्स में शायद कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और वो ये सोच कर चल रहे होंगे कि हम मैथ्स को छोड़कर जाने वाले हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 2021 की चीज़ें 2022 में रिपीट होती हैं और 2022 की चीज़ें 2023 में होने वाले अलग एग्जाम्स में रिपीट होती हैं। और ये पूरा चांस है कि हमारा CAPF 2023 में भी उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। और वो नहीं होंगे तो उनका फॉर्मूला कहीं ना कहीं वो फॉर्मूले आपके लिए काम आ सकते हैं अदर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ऐसे हवा में तो बातें हम कभी भी नहीं करते, आपको पता ही है। तो मैं प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दिखाऊंगा। तो पहले टाइप के स्टूडेंट ये जिनको ये बहुत फायदा होने वाला है। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स वो जो अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि एंड टाइम पर हम मैथ्स के कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन शॉर्ट है कि आना ही आना है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोनों टाइप के स्टूडेंट। और अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो की शुरुआत से ही सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है आपका मेल्टिंग बॉल। अब देखिए, मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों, ये वीडियो लंबी जाने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से प्यार से डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको तैयार कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। और वीडियो के एंड में आपको सभी फॉर्मूलेज भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी दोस्तों कि आपके हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जहाँ पर एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जाता है। और ज़्यादातर वो शेप आपको नोटिस करेंगे आप तो दिखेगी आपको वो एक स्फेरिकल बॉल, एक स्फेयर होगा वहाँ पर हमेशा। देखिए, मैं यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉल होगी जो कि एक स्फेयर के फॉर्म में होगी। तो अब देखिए, पहली चीज़ मेल्टिंग बॉल का क्वेश्चन आने वाला है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, CAPF 2022 में आपके एक मेल्टिंग बॉल का क्वेश्चन आया, CAPF 2021 में एक क्वेश्चन आया, CISF AC 2022 में आया और CISF AC 2021। और एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा जो भी 2023 में पेपर हुआ, वहां पर भी ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर CDS के पेपर, NDA के पेपर, CSC के पेपर भी नहीं लिए हैं CSET के, क्योंकि वो एक अलग लेवल है। मतलब वहाँ पर हम मैथ्स को लिंक नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो अच्छा रिलेट किया जा सकता है वो CISF का पेपर है। ठीक है, तो अब देखिए, पिछले 2 सालों में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेल्टिंग का एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अब इसे करना कैसे है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपको मेनली याद रखना है, और अगर स्थिति बुरी हो जाए, कंडीशन बुरी हो जाए, तो उसके लिए 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो चलिए, पहले तो मैं इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूं। अब देखिए, यहां पर मकसद ये नहीं है कि ये सॉल्व कैसे होते हैं। यहां पर मकसद ये है कि कल एग्जाम में अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या तरीका है जैसे हम यहां पर जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर पाए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको यहां पर बताता हूं दोस्तों। यहां पर कह रहा है, हमारा CAPF 2022 में क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ आयरन इज मेल्टेड एंड 2 न्यू बॉल्स आर मेड हुज डायमीटर आर इन द रेशो 1:2। अब दोस्तों, यहाँ पर आप इसे इमेजिन करिएगा जब भी आप पेपर में इस क्वेश्चन को फील करें, देखते हैं तो एक बॉल है और उस एक बॉल को मेल्ट करके 2 बॉल बनाई गई हैं। अब वो दोनों बॉल की शेप अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर रेशो है जो डायमीटर का वो अलग है। तो इसका जो डायमीटर आप देख रहे हैं वो 1 है और इसका 2 है। ये रेशो के फॉर्म में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानेंगे इन्हें, हम जस्ट एक अभी एज एज्यूम कर रहे हैं 1 और 2। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने पूछा है कि हमें क्या बताना है, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर न्यू बॉल टू द ओरिजिनल बॉल, यानी कि इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को हमें रेशियो निकालना है। सिंपल ये है इसका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं फ्रेंड्स, जब भी मेल्टिंग की बात होती है, जब भी किसी फिगर में मेल्टिंग की बात होती है, तो हमेशा उसका जो वॉल्यूम है
वो बराबर होगा, यानी कि एक बॉल का जो वॉल्यूम है वो उसकी मेल्ट की गई सभी बॉलों के बराबर होगा। अगर हम उसके मेल्ट किए हुए मटेरियल में ना तो कुछ ऐड कर रहे हैं ना ही कुछ हटा रहे हैं तो, ठीक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन सिर्फ वॉल्यूम पर बेस्ड होते हैं। आपको वॉल्यूम पता है, आप यहां पर कर लेंगे। अब देखिए, जैसा कि यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे, इन्होंने कहा है कि भाई इस बॉल का जो वॉल्यूम है और इस बॉल का, छोटी वाली बॉल का वॉल्यूम, इनका रेशियो निकालिए। तो हमने इसका रेशियो निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए, तो भाई वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। सिर्फ इस फॉर्मूले पे सभी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, अगर उन्होंने कुछ अलग से नहीं पूछा तो, ठीक है, क्योंकि स्फीयर पर ही क्वेश्चन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, बस। अब ये बड़ी बॉल का आपका जो वॉल्यूम है ये है, और दूसरी तरफ हमने रेशियो में लिया है छोटी बॉल का, जिसे हमने R1 मान लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये 4/3 पाई तो कट जाएगा और यहां पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आर क्यूब बड़ा वाला और छोटा आर क्यूब, ये निकल के आएगा इसका रेशियो, जो कि इसका आंसर होने वाला है। अब दोस्तों यहां पर हमें इधर तो आर पता है, इस बॉल का तो हमें आर पता है एक तरीके से रेशियो के फॉर्म में, बट इस बॉल का नहीं पता है। तो इसीलिए हम यहां पर अब क्या लेने वाले हैं कि कंबाइंड वॉल्यूम लेंगे। इस बॉल का वॉल्यूम बराबर में इन दोनों बॉल का वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी बड़ी बॉल को मेल्ट करके हमने ये दो बॉल क्रिएट की हैं। तो अब यहां पर नोटिस करिए कि भाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा छोटी बॉल के वॉल्यूम के और बड़ी बॉल के वॉल्यूम के सब्सट्रैक्शन के, दोनों को एडिक्शन के साथ, ठीक है, एडिशन के साथ। अब यहां पर हमने यहां पर ये जो है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका ये दोनों चीजें कॉमन ले ली हैं, और इन कॉमन चीजों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, और इधर आएगा हमारे पास एंड में आर क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों यहां पर डायमीटर इन्होंने जो दे रखा था वो 1:2 की रेशो में दे रखा था। अब ध्यान रखिएगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें क्योंकि रेशो में ही आंसर देना है, तो इसका जो रेडियस है वो भी हम रेशो में ही निकालेंगे। और अगर डायमीटर का रेशो 1:2 है तो ऑब्वियस है कि रेडियस का जो रेशो होगा वो भी 1:2 ही होगा। तो अब यहां पर ध्यान रखिए कि जो हमारी रेडियस होगी ये हमारी R1 1 होगी और ये R2 हमारी 2 होगी। तो जब मैं इसके क्यूब करता हूं, यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे, तो 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब, तो R क्यूब की वैल्यू आ जाती है आपकी 9। R क्यूब की वैल्यू आ जाती है 9, ठीक है। और रेशो निकालने के लिए हमें यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे, हमें चाहिए था R क्यूब एक तरफ और इधर छोटा वाला जो R था छोटी बॉल का, उसका रेडियस का क्यूब। तो बड़ी बॉल का हमने देख लिया क्या आया, जो क्यूब है वो 9 है, और जो छोटी बॉल है उसका जो क्यूब, उसका जो रेडियस था वो था 1, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो आंसर हमारा होगा 9:1, बट आपको ऑप्शन में कहीं भी 9:1 नहीं देखने को मिल रहा होगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर हमने क्या मिस्टेक करी है, अब ये ध्यान देना, क्योंकि आपको यहां पर अगर किसी ने ऑप्शन दिया होता 9:1 तो आप उसको मारकर आ जाते, और जो कि गलत होता, और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा सकता था। तो ध्यान रखिएगा कि किसका रेशो किससे पूछ रहा है। यहां पहले बात कर रहा है कि रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर न्यू बॉल टू द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल जो बड़ी वाली बॉल है वो बाद में आएगी और जो छोटी वाली बॉल है वो पहले आएगी। तो यहां पर जो रेशो होगा वो 1:9 होगा, ना कि 9:1। तो आंसर होगा हमारा डी। तो जनरली ये जो एंड में मैंने आपको एक चीज बताई है दोस्तों, ये गलत बहुत बार स्टूडेंट करके आते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पर ऑप्शन 9:1 होता, अगर 1:9 तो इसका राइट आंसर है, बट अगर इसका एक और ऑप्शन हम 9:1 रख लेते तो ये श्योरिटी है कि आप में से 50% लोग वही टिक करके आते, वो ना ध्यान देते हुए यहां पर चीजों को कि क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को गलत कर देते, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर काफी सारी हमने जो है खिचड़ी इसकी बना दी है, बट मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, इसलिए ये सब काम करना पड़ा है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जस्ट 1 मिनट से भी कम समय में इजीली कर सकते हैं। देखिए, हमारा पर्पस अभी यहां पर ये नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला पर्पस है ये जानना कि जब भी वॉल्यूम की बात आती है, जब मेल्ट करने की बात आती है, तो वहां पर वॉल्यूम का रोल प्ले होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 2022 का क्वेश्चन था जो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ था, ये करने का इसका तरीका था। बट दोस्तों सेम यही तरीका आपको हर जगह इस्तेमाल करना है जब भी
आपको एक स्फेयर को मेल्ट करके दिया गया होगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं कि इसी बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे और भी आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 2021 में एक क्वेश्चन आया आपका कि 8 melting ball of 1 centimeter radius each are melted into one ball, the diameter of new ball is। अब नए बॉल का डायमीटर पूछा है। अब देखिए, मैंने यहां पर एक थोड़ा सा इसको इमेजिन करने के लिए आपके सामने बॉल्स रख ली हैं। ये 8 बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 बॉलों को मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाई गई है और पूछा जा रहा है कि इस बड़ी बॉल का डायमीटर क्या है। तो मैंने कहा जब भी मेल्टिंग की बात होगी क्वेश्चन में ये लोग हमेशा स्फेयर ही इस्तेमाल करते हैं, और जब भी मेल्टिंग की बात होगी तो हम लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहां पर देखिए क्या करना है आपको, जस्ट बहुत सिंपल, ये 8 बॉल हैं, इन 8 बॉल का वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां रेडियस कितना दे रखा है, आप यहां पर देखेंगे 8 मेटेलिक बॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस। ये जो छोटी छोटी बॉल है इनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का क्यूब, ठीक है। आपको पता है, हमने अभी देखा जो वॉल्यूम का जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हमने डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ठीक है। तो इन 8 बॉलों का जो वॉल्यूम है 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, वो बराबर है इस बड़ी बॉल के वॉल्यूम के, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर क्यूब, ठीक है। अब ये आर ही हमें है जो इसका निकालना है बड़ी बॉल का, और उस आर को निकालने के बाद हम उसको डबल कर देंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। ये तो हमेशा 4/3 पाई हमेशा सॉल्व हो जाएगा। यहां पर कैलकुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं है दोस्तों। जब भी ये मेल्टिंग वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें कैलकुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं निकलने वाला है। अब यहां पर आर क्यूब है, ये 1 क्यूब मतलब कोई इससे कोई मायने नहीं रखता, 1 क्यूब मतलब 1 है, और वैल्यू आ जाएगी हमारी आर क्यूब इक्वल्स टू 8, यानी कि आर की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इस बड़ी बॉल का जो रेडियस है वो निकल के आ गया 2, और डायमीटर निकल के आ जाएगा उसका ट्वाइस यानी कि 4। तो आंसर हमारा जो आएगा यहां पर सी ऑप्शन 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर भी ध्यान रखना, जनरली हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं एग्जाम टाइम में कि हम ध्यान ही नहीं देते कि उन्होंने क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है कि रेडियस पूछा है। और ऑप्शन में आप देखेंगे उन्होंने 2 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आप सिर्फ रेडियस निकाल के जो कि 2 सेंटीमीटर आया आगे बढ़ जाएं और बड़ी बॉल का जो डायमीटर है वो ध्यान ही ना दें, ठीक है। तो मतलब देखो, मेरा मकसद ये बताना है, देखो यार यहां पर मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप इस तरीके को रट लें, आप ये समझें कि मतलब एग्जैक्ट चीजें वही आने वाली है, नहीं। सबसे पहला ये समझो कि एक क्वेश्चन आपका मेटेलिक बॉल का मेल्टिंग ऑफ बॉल का आने वाला है, ठीक है। उसमें भी ये लोग स्फेयर देने वाले हैं। अब स्फेयर का जब भी मेल्टिंग की बात होती है तो वॉल्यूम पर हमने सारी चीजें खेली जाती हैं वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम जो है स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको इतना पता है तो आप इन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे बहुत 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 इजीली। तो देखिए 2022 में भी उसी तरीके से क्वेश्चन आया, 2021 में भी उसी तरीके से क्वेश्चन आया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए अब देखिए CISF AC में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया। क्या ट्विस्ट किया, अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है 2 सेंटीमीटर का रेडियस जिसकी है, और उसे मेल्ट किया जाता है एक क्यूब में। तो पूछा है कि क्यूब की साइड बताइए जस्ट। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको दोनों के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो यहां पर जस्ट ये होने वाला है कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा क्यूब के वॉल्यूम के, क्योंकि जब भी शेप को मेल्ट किया जाता है वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई स्फेयर का तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब जस्ट। अब यहां पर आप अपनी उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर जो दे रखा है, और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पर चीजें थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर होगी, क्योंकि यहां पॉइंट में आप देख रहे हैं आंसर आएगा, तो बस इसमें यहां पर ऐसे वैल्यू पुट कर लेनी है, और कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर भी 2021 में क्या पूछा है कि एक सॉलिड मेटल बॉल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्मॉलर बॉल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, हाउ मैनी सच स्मॉल बॉल कैन बी मेड। अब देखो दोस्तों, आप चीजों को समझो कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। हमारे CAPF 2021 में कहा कि भाई 8 बॉल हैं ऐसी, और उन 8 बॉल को मेल्ट करके एक बॉल बनाई,
और उस एक बॉल का डायमीटर बताओ। अब यहां क्या पूछ रहा है, बिल्कुल उल्टा, कि भाई एक बॉल है ऐसी, उसमें से मेल्ट करके हमने कुछ छोटी छोटी बॉल बनाई और उन बॉल का जो रेडियस है वो इतना है, तो नंबर ऑफ बॉल बताइए। तो ध्यान रखो, हमेशा, यहां पर मैं इसको साफ करता हूं, हमेशा ऐसी सिचुएशन में आपको बस वॉल्यूम 4/3 पाई बड़ी बॉल का और छोटी बॉल का 4/3 पाई छोटी बॉल का, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे और इनटू में नंबर ऑफ बॉल्स। अब यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा जब इसे आप सॉल्व करेंगे। तो बस ये है तरीका इसे सॉल्व करने का। बॉल को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आप मेल्टिंग बॉल का इतना आसान सा कॉन्सेप्ट पेपर में छोड़ के आए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि वॉल्यूम हमेशा मेल्ट करने के बाद सेम होगा और सारा का सारा खेल जो है वॉल्यूम पर होने वाला है। आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। ये लोग ज्यादातर स्फेयर का वॉल्यूम जो है, स्फेयर बॉल को मेल्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और अगर ये लोग कोई और शेप अगर आपसे पूछते हैं कि किसी और शेप में, जैसे अभी हमने देखा CISF में क्यूब की बात कर दी थी, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। अगर रेक्टेंगल की बात कर दें तो वो A/B/C होता है। अगर ये लोग एक सिलेंडर की बात कर दे तो उसका वॉल्यूम πr² होता है। अगर स्फीयर की बात कर लें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर ये कोन की बात कर दें तो 1/3 πr² होता है। तो ये वॉल्यूम याद रखने, और इसमें से भी मैं आपको अगर कहूं तो सबसे पहले ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो और ये याद रखो। कोन को एक बार को आप भूल सकते हैं, ये पूछा नहीं जा सकता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सिंपल है ये चारों। तो ये वॉल्यूम याद रखने, इस तरीके से ये आपके मैंने 2 नंबर आपके पास रख दिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कैसे ये क्वेश्चन है आपका EPFO 2023। अब यही क्वेश्चन मेल्टिंग का इन्होंने थोड़ा सा शेप चेंज कर दी। अब यहां पर स्फेयर नहीं, जो अभी तक स्फेयर पे बात चल रही थी, अब देखो मैं वही कह रहा हूं कि आपके पेपर में हो सकता है शेप बदल दें ये लोग, पर होगा क्वेश्चन वही मेल्टिंग वाला। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई एक सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक डिस्क है। अब देखो डिस्क का मतलब ये कुछ ऐसी है, जो आपके सामने मैंने इमेज रख दी है, ये एक सिलेंडर शेप में है, ठीक है, सिलेंडर शेप में। तो सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक डिस्क है जिसका रेडियस है 12 इंच और थिकनेस है 4 इंच, ठीक है। तो थिकनेस यानी कि ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका 4 इंच है, ये इसको हटाते हैं आप, 4 इंच है। और ये जो रेडियस है ये 12 नहीं, हाँ ये 12 है, ठीक है, ये सही है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर वैल्यू गिवन है। अब कह रहा है कि इस ऐसी सर्कुलर मेटेलिक डिस्क को मेल्ट करके शेप किया गया एक और सॉलिड डिस्क में जिसका रेडियस 16 इंच है, पर उसका थिकनेस निकालना है आपको। तो भाई सिंपल है, वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, तो रख दीजिए यहाँ पर भाई सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²h। अब मान लीजिए ये मैं R1H1 मान लेता हूँ जो पुरानी है, और ये जो नई मेल्ट करके आई है πr²h, और h ये H2 जो नया वाला है। अब देखो पुराना वाला जो रेडियस था वो कितना था, पुराना वाला रेडियस यहाँ पर 12 था और हाइट यहाँ पर 4 थी। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए पाई। अब देखिए पाई को मत लिखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट करिए, आर की वैल्यू लिखिए। आर क्या है यहाँ पर, आर हमारा था 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हाइट कितनी है, हाइट हमारी थी 4, और इधर कितना है, आर क्या है, ये 16 तो यहाँ 16 का स्क्वायर। अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ क्योंकि ये काटना पड़ेगा मैं, ठीक है, इसको काटने में हेल्प करेगा। यहाँ पे भी 12 × 12 लिख देता हूँ, 12 × 12। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, तो 4 4 16, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, यहाँ पर भी ये 4 से 4 चला गया, और हमारी जो h की वैल्यू आएगी वो है, हाँ ठीक है, पॉइंट में आएगी, सही है, मुझे लगा कहीं गलत ना हो रहा हो। तो 3 × 3 × 9 और अपॉन में 4, तो ये आ जाएगी 4 2 8 और 4 2 8 और 2.25, ठीक है, 2.25 आंसर आएगा हमारा बी, सिंपल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मैंने शायद सही कैलकुलेशन की है, कहीं गड़बड़ होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मतलब तरीका समझिए, मेरा मकसद यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाना नहीं है। मेरा मकसद है वो जो थीम थीम इसमें फंसी हुई जो थीम है ना, जिस पर कल एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना। और वो कोर कॉन्सेप्ट है ये चीज
ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो रहा है कि भाई एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि उनका वॉल्यूम सेम होगा। अब वॉल्यूम सेम होगा तो आपको पता होना चाहिए कि शेप क्या है। अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो, स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम ले लो, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम ले लो। ठीक है, सिंपल है। मतलब उम्मीद है यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का यहाँ पर एक भी मार्क्स खराब हो। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप मैथ्स नहीं करके जा रहे, ये गलती कर रहे हो। बस अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि जितना मैं यहाँ पर आपको करा दे रहा हूँ उतना जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब दोस्तों ये नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, मुझे लगता है कि इस पर एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूं कि शायद नया जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर 2021 में क्वेश्चन आपका ये आया था। अब मैंने यहां पर इसे सॉल्व कर रखा है क्योंकि हमारा पर्पस सॉल्व करना नहीं है, उसकी थीम को पकड़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है जो हमें काम दे सकता है कल आगे। यहां पर कह रहा है दोस्तों कि सपोज द nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज ये nth टर्म है और ये 20 टर्म की एक सीरीज है। ठीक है, और इसका सम निकालना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही, अब देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, हमने इसको सीरीज को ब्रेक कर लिया। इन सभी सीरीज का ना सिर्फ एक फंडा है, अगर आपने वो एक रूट पकड़ लिया ना तो ये सारी सीरीज एक झटके में आप सॉल्व करोगे। क्या है, अब देखिए यहां पर इस सीरीज को मैंने लिख लिया कि मान लीजिए 20 टर्म तक की सीरीज है, तो पहली टर्म के लिए मैंने यहां पर जब वैल्यू पुट करी n की वैल्यू 1, तो ये आ गया। ठीक है, ये कैसे आ गया कि भाई 1 का तो ये जो सेम 1 आ गया, और ये 1/2 और ये 1/2, तो यहां पर लिख दिया। अब जब मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो ये आ गया हमारा। अब इसमें 3 पुट करता हूं तो ये, और 20 टर्म पे ये, तो ये मेरी पूरी सीरीज है जिसे मैंने ओपन कर लिया। अब इसे मैं ओपन करने के साथ साथ अब थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करूंगा चीजों को। ठीक है, वो क्या, देखिए 1 तो हमेशा आएगा, 20 टर्म तक 1 हमेशा रहने वाला है, तो मैंने 20 टर्म तक 1 1 1 1 1 करके अलग निकाल लिया और उनका सम लिख दिया 20। तो ये तो 20 सम हमारा एक साइड हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब दूसरी, अब देखिए ये 1/2, 2/2, 3/2, 4/5, 6/, 20/2 तक 20th टर्म तक ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा सीक्वेंस का। तो मतलब यहां पर अब क्या हो रहा है, अगर मैं 1/2 को बाहर ले लेता हूं तो एक तरीके से एक सीरीज बन रही है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 20 तक। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन गई मेरी। अब देखिए यहां पर मुझे सीरीज बनानी है क्योंकि इन सीरीज का ही फॉर्मूला है जो आप लगाकर इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 वाला काम हो गया। अब स्क्वायर वाले पकड़िए सारे, 1/2, 2/2, 3/2। अब इसमें 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो एक सीरीज निकल के आई 1 2 3 और ये 20th स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर पूरा खेल है। अब खेल क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूं। देखो दोस्तों, याद रखना, इन फॉर्मूलों को तो आप रट लो। ये रेड में जो मैंने दिए ना, इन्हें आप रट लो। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। कभी भी आपके कहीं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर कह रहा है कि स्क्वायर में, अगर वो जो सारे नंबर है वो स्क्वायर में है, n नेचुरल नंबर है, तो उनका सम बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। और अगर क्यूब की बात कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए 2022 CAPF, 2021 CAPF दोनों साल लगातार एक एक क्वेश्चन देखने को मिला। अब यहां पर देखिए ये सीरीज वही है, 1 + 2 + 3 n टर्म तक, और n है हमारा 20, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला यहां पर आएगा। ठीक है, सिंगल जो वैल्यू थी उनके लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा, और जब स्क्वायर आएगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है, तो मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे ये चीज़ें करा रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने ये सब कर रखा है तो प्लीज़ इसे 1.5 या 2x पर देख ले, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे ही देखे। ठीक है, ये मैथ्स है, इसे आराम से समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 20 टर्म के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया और स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि n हमारा 20 है, ये 20 टर्म के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर n वैल्यू हमने 20 रख दी, तो ये हमारा ये चीज़ आ गई कि भाई 20 × में 21।
ठीक है, ये जो हमने पुट कर दिया यहाँ पर, और उसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मूले में 20 पुट कर दिया। 20 क्यों पुट किया ये समझ में आ रहा है आपको एन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 20th टर्म की बात हो रही है, 20वें टर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब ये वैल्यू पुट कर दी इनमें, तो ये जो निकल के आया 105 आया। तो ये जो हमने यहाँ पर ये चीज़ है, इसे सॉल्व करके 105 निकाल लिया, इसे सॉल्व करके 1435 निकाल लिया, और इन तीनों को 1435, 105, 20 को सम कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1560, 1560 ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारा मकसद यहाँ पर ये कैसे सॉल्व हुआ ये नहीं है, हमारा मकसद है ये जो पार्ट है, ये जो खेल किया है यूपीएससी ने, ये वाला। ये अगर देखो आपको अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता ना, तो आप ये क्वेश्चन हिला ही नहीं सकते। अगर आप ये खुद वैसे करके सोचोगे ना कि मैं ऐसे एन टर्म तक चला जाऊंगा और प्लस करने की सोचूंगा, तो पूरा पेपर आप सिर्फ यही कर पाओगे। तो इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये वाला जो है। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है? देखो ये क्वेश्चन आया 2021 में, अब यहाँ 2022 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यानी कि हमें निकालना क्या है? डिफरेंस निकालना है। किन का? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब देखिए यहां पर वही चीज हो रही है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालना है। तो भाई हमने क्या देखा, देखो अब यहां पर क्यूब वाली सीरीज है, यहां स्क्वायर वाली सीरीज है। फॉर्मूला यहां पर देख लो, क्यूब वाली सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, स्क्वायर वाली सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। दोनों को पुट कर दो। यहां पर हमने पुट कर दिया, कहां गया, ये फॉर्मूला हमने पुट कर, ये फॉर्मूला है। अब एन हमारा यहां पर क्या है, ये 10th टर्म की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, हमारा ये निकल आया। और ये हमने जब सॉल्व किया, मतलब यहां तो फिर वो सॉल्व करना है, वैल्यूज है, पुट कर लो, आंसर आ गया 2640। ठीक है, तो हमारे लिए क्या चीज जरूरी है? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे लिए जरूरी है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जरूरी है। 20 में, 22 में, 21 में, दोनों साल एक ही तरीके के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया, आपके सामने है। उसी तरीके से चांसेस है कि 2023 में भी ये आए। और मैं आपसे कहूंगा कि ये 3 फॉर्मूले तैयार रखिएगा, तैयार। ठीक है, चलिए अब एक तो ये 2 फॉर्मूले और मैं आपको दे रहा हूं, जहां पर देखो कभी भी अगर इवन नंबर की बात करता है कि इवन नंबर को सम किया जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और ऑड की बात करें तो उसका ये होता है। तो ये तो मतलब एडिशनल आपको फॉर्मूले दे दिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लोगे अच्छा है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। अब एक और तरीका, अब देखो एक और सीरीज है, यहाँ पर एक और चीज़ दिखेगी आपको, ये होती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसी टाइप की सीरीज होती है दोस्तों जो बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। डिसिप्लिन मतलब ये एक सिस्टमैटिक वे से बढ़ती है। यानी कि जैसे यहां देखिए 3, 6, 9, 12, इसके बाद 15, 18, मतलब हर किसी दूसरे में एक दूसरे के बाद 3 का गैप आ रहा है। आप देख रहे हैं 3 के बाद 6 आ रही है, 3 का गैप, फिर 9, इसमें 3 का गैप, फिर यहाँ 3 का गैप, यहाँ 3 का गैप, मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन की हुई सीरीज को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये कहाँ तक जा रही है? 20th टर्म तक। तो क्वेश्चन आपसे एक ये भी आ सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और मुझे जो लग रहा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी जो इंट्यूशन कह रही है कि क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज पर ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि CISF AC के पेपर के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं CAPF में मैथ्स के मुझे देखने को कई बार मिले हैं। और हमने देखा कि जो बेसिक अभी तक सीरीज है इन पर तो क्वेश्चन आ गया है, पर आपको ये तैयार रखना है। बट अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज पर क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो यहां पर भी एक फॉर्मूला है, जस्ट उसको याद रखो। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ n नंबर अगर ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा जाता है तो बस याद रखना है n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 इंटू d। और ये a क्या है? a पहली टर्म है, d डिफरेंस है, और n नंबर ऑफ टर्म है। दोस्तों पहली बार अगर आप इसे देख रहे होंगे फॉर्मूले को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं बताता हूं, सिर्फ एक इस फॉर्मूले को याद करके आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। आप खुद सोच के देखिए कि 2 नंबर के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया, आपने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या नहीं किया।
पॉलिटी में सिर्फ 2 नंबर का किसी एक चैप्टर में से, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में से सिर्फ 1-2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और आप उस 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा फंडामेंटल राइट 34 पेजेस का वो फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ लेंगे। बट वहीं पर एक 2 नंबर यहां से सिर्फ इस एक फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, उसे अगर आप याद करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं गलत है ये, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब यहां पर मैं इसको पुट करके दिखाता हूं कैसे। अब ये मुझे निकालना है सम ऑफ 20th टर्म, ठीक है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर मेरी जो टर्म है n मतलब 20/2, a क्या है, a मतलब यहां पर है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरी यहां पर 3 है, तो 2 इंटू में 3 प्लस में n क्या है मेरा, n तो नंबर ऑफ टर्म है, तो मतलब जो कि हमारा 20 था, 20 टर्म की बात है, तो ये n-1 यहाँ 19 हो गया। और d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, सारी इसमें गैप कितना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 3 का, तो यहाँ हो गया 3 मल्टीप्लाई में। अब ये सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये तो हमारा 10 आ गया, इधर आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये 19 3 19 3 हमारा कितना होता है 57, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 57 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 63, और इंटू में 10 630 इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, मैं जब भी मैथ्स के फॉर्मूले जब भी मैथ सॉल्व करता हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप मैथ्स का कहीं रफ वर्क कर रहे हो उसे साफ सुथरे ढंग से करना, ठीक है, नीट एंड क्लियर, क्योंकि ये नंबरों का खेल है। अगर ये नंबर थोड़े से भी पेचीदा हुए, कॉम्प्लिकेटेड हुए, आपका दिमाग वहीं खराब होने लगेगा। तो जगह जितनी साफ हो और स्पेस जितना बड़ा हो, नंबरों को आप जितना बड़ा लिखोगे ना वो उतना ही ज़्यादा दिमाग में जाते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि चीज़ को हम जितना नीट एंड क्लीन रखते हैं मैथ्स में जो कैलकुलेशन है, और दूसरा जितना ज़्यादा स्पेस हम अच्छे से कवर करके लेते हैं उतना ही हमें फ़ायदा देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा जो एक क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज पे जो आ सकता है। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, और क्या पॉसिबिलिटी है वो सब डिस्कस कर ली। ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, टाइम एंड वर्क। अब मैं ये भी क्वेश्चन मतलब मैं लिख के तो नहीं दे सकता क्योंकि यूपीएससी कब क्या कर दे नहीं पता, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ अपनी एनालिसिस के दावे से कि 99% टाइम एंड वर्क पर एक क्वेश्चन आएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सीएपीएफ 2021 में दोस्तों एक क्वेश्चन आया, सीएपीएफ 2022 में एक क्वेश्चन आया, सीआईएसएफ 2022 में क्वेश्चन आया, और इनफैक्ट ईपीएफओ 2023 में एक क्वेश्चन आया। और ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ कि आप अभी अगर मैथ्स नहीं प्रिपेयर किए तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लें। सबसे आसान क्वेश्चन है ये आपकी टाइम एंड वर्क का जो पूछा जाता है, ठीक है। मतलब बहुत 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 इजी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक आधा जो क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व करके कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो इसको लेते हैं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ईपीएफओ का 2023 का। सबसे पहले इसे लेते हैं ये क्योंकि सिंपल तरीका है। यहाँ कह रहा है कि भाई 3 इंसान हैं, इंडिविजुअली फिनिश करते हैं किसी जॉब को 10, 15, 6 दिनों में। तो भाई यहाँ पर एक ए पर्सन है, यहाँ बी पर्सन है, यहाँ सी पर्सन है। तो ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में किसी काम को खत्म, और सी करता है 6 दिनों में। ये इसका तरीका होता है। अब रिस्पेक्टिवली ये काम खत्म कर रहे हैं और कह रहा है कि यदि तीनों, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश। अब मतलब ए 10 दिनों में काम कर रहा है अकेला, बी 15 दिनों में कर रहा है, सी 6 दिनों में कर रहा है। तो अगर तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके नंबर ऑफ डेज से निकालेंगे कि काम है कितना, और वो काम कितना है वो निकलता है इनके एलसीएम से। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकल के आएगा आपका 30, ठीक है। अब ये 30 इसका एलसीएम आया। अब भाई अगर कोई इंसान ए किसी 30 यूनिट वर्क को 10 दिन में खत्म कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। अगर आप 30 क्वेश्चन 10 दिन में कर रहे हो तो आप पर डे 3 क्वेश्चन कर रहे हो, 3 यूनिट पर डे आपका एफिशिएंसी है, राइट। उसके बाद बी है, बी स्टूडेंट है, ये 15 दिनों में 30 क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो पर डे कितना सॉल्व कर रहा है, पर डे ये कर रहा है 2 यूनिट पर डे। वहीं सी है, ये 6 दिनों में काम खत्म कर रहा है, तो इसकी पर डे की एफिशिएंसी क्या है 5 यूनिट पर डे, ठीक है। ये आपको यहां तक बात समझ में आ रही है, ये एफिशिएंसी
कैसे निकल रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 5 है। अब इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर लीजिए, 3 + 2 + 5 कितना हुआ, 10 यूनिट पर डे। अगर ये तीनों मिलके काम एक साथ करें तो ये 10 क्वेश्चनों को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। और हमारे क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर, 30 यूनिट। क्वेश्चन मतलब मैं एक रिलेट करके ले रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट मेरे पास काम क्या हो सकते हैं, कि भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने का काम मिला है, एक तरीके से वैसे रिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चनों का काम है और सब तीनों स्टूडेंट मिलके इनकी एफिशिएंसी ये है कि ये 10 क्वेश्चन एक दिन में खत्म करते हैं। अब 30 क्वेश्चन है तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, सिंपल। यानी कि इस 30 को इस 10 से डिवाइड कर दोगे, 3 दिन आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया आपका 3 डेज। सिंपल, बहुत प्यारा इजी क्वेश्चन। यही सिंप्लिसिटी हर क्वेश्चन में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अभी इस 2022 वाले क्वेश्चन को करके बताता हूँ क्योंकि बाकी सारे सिमिलर ही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ थोड़ा सा ना इसने घुमा दिया है, क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 10 डेज। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ये दोनों मिलके 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। वहीं बी अलोन, अगर बी अकेला उसी काम को करता है तो उसको खत्म करने में 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ए को कितना दिन लगेगा, मतलब हमें ए का काम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर ये मैं पहले टोटल काम तो जान लूँ कि काम है कितना, तो काम टोटल जानने के लिए हमें एलसीएम चाहिए होता है। तो एलसीएम यहाँ पर निकल के आएगा सेम 30 यूनिट, ठीक है। तो 30 यूनिट काम है और ये 30 यूनिट काम है, बी 15 दिनों में कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे की, मतलब बी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है और 15 दिनों में 30 यूनिट काम खत्म कर देता है। वहीं ए प्लस बी दोनों मिलके 10 दिन ले रहे हैं, तो इन दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 यूनिट पर डे। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, भाई बी की अकेले की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और ए के साथ मिलके ये लोग 3 यूनिट पर डे काम करते हैं, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तो बी की एफिशिएंसी से यहाँ माइनस कर दो, 3 को 2 से माइनस कर दो तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी और ए की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट पर डे। और अगर ए एक दिन में सिर्फ एक सवाल कर पा रहा है तो 30 यूनिट कब कर पाएगा, 30 दिन में, 30 डेज। आंसर इसका ये तरीका है टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का। सेम उसी पैटर्न पे, बिल्कुल डिट्टो सेम उसी पैटर्न पे ये CISF EC 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद CAPF 2021 में ये भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर भी बहुत चीज़ें ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का एक हो गया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर इस पर फतेह पा ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से वहाँ पर आपको समझ ज़रूरी है, वहाँ पर आपको समझना चीज़ों को ज़रूरी है। बट एक और है जो मुझे एक पैटर्न देखने को मिला है, मैं आपको बताता हूँ। CAPF 2022 में आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसे आप पढ़िए। इसमें पूछा है आपसे इफेक्टिव डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट। वहीं CAPF 2021 में आपसे पूछा था कंजिक्यूटिव डिस्काउंट। ये कंजिक्यूटिव डिस्काउंट जो होता है वही सेम इफेक्टिव डिस्काउंट होता है। यानी कि ये जो 2021 का क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो अब मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यार कम से कम मुझे इफेक्टिव डिस्काउंट को तैयार रखना है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर इफेक्टिव डिस्काउंट पे फिर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखो पिछले 2 साल से चीज़ें रिपीट हो रही हैं और 3rd साल ईयर में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो मुझे इसको निकालना आना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये 2021 का क्वेश्चन है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करते समय मैं आप सभी को एक और रिक्वेस्ट करूँगा। देखो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, ये मेरी मतलब एक आपको एडवाइस है। अगर मैथ्स में आप कुछ करना चाहते हो एग्ज़ाम में, शॉर्टकट का इस्तेमाल कम से कम करना। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं आते, अगर आपने शॉर्टकट्स पर प्रैक्टिस नहीं की है, शॉर्टकट यानी कि कोई ट्रिक्स, ठीक है, अगर आपने ट्रिक्स पर काम नहीं किया है तो ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो उल्टा आपका टाइम खाएंगी, ठीक है। और अगर आप सिंपल भी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, उसकी परेशानी नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, एक तरीका वो है, या फिर मैं सिंपल तरीके से भी काम कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज में वो बात कह रहा है उसे फॉलो करते चलो, सिर्फ उतना करिए। अ शॉपकीपर गिव्स 2 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 5%। भाई हमने मान लिया कि हमारे पास कोई 100 यूनिट की कोई वैल्यू आई है, उस पर उसने शॉपकीपर ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया।
तो 100 का 10% यानी कि 10 माइनस कर लीजिए, 90 हो गया। फिर उसने हमें डिस्काउंट दिया, कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट 5% का, तो भाई 90 का 5% कितना हुआ, 4.5, माइनस कर दिया, वैल्यू आ गई 85.5। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ही देन एड्स 20% जीएसटी ऑन हिज आइटम। अब उसने 20% का जीएसटी ऐड कर दिया अपने आइटम पे, तो भाई 85.5 का 20% कितना होता है, हमने यहां निकाल लिया 17.10। अब ये मैंने करके रखा हुआ था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो हमारी लेंदी बने, बट ये सारी कैलकुलेशन है जो आपको एग्जाम में करनी होगी, मतलब इतना तो समय देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मैंने 20% जीएसटी निकाला 17.10, तो ये उसने ऐड कर दिया शॉपकीपर ने, तो ऐड करके हमारी वैल्यू निकल के आती है 102.60, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ मच इफ एन आइटम हैज मार्क्ड प्राइस ऑफ 2000, हाउ मच मोर और लेस द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम इज कस्टमर हैज टू पे। अब देखो दोस्तों, जब भी चीजें हमें परसेंटेज में निकालनी होती हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना रेशो आया, ठीक है, तो जब भी ऐसी चीजें निकालनी पड़ती हैं तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है कि इस 2000 को यहां रख के फिर ऐसे सॉल्व करें, वो भी आप कर सकते हो, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल हमने 100 ले लिया क्योंकि इस 2000 का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि आंसर सिर्फ परसेंटेज में बताना है कि भाई मुझे इतने परसेंटेज का फायदा हुआ, तो वो परसेंटेज में यहाँ पर एक वैल्यू मानकर भी लेकर चल सकता हूँ, ठीक है। तो जो कि आपको मैंने यहाँ दिखाया कि कैसे हमने इसे किया। अब ये 100, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई क्या हुआ, क्या ये सब करने के बाद दुकानदार को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। तो हमने क्या देखा कि भाई 100 रुपए की वैल्यू थी, 100 यूनिट की कोई 100 रुपए की कोई वैल्यू थी, दुकानदार को 102.60 रुपए मिल गए, 102.60, यानी कि उसे कितने का फायदा हुआ, 2.6 रुपीज का। अब मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा, 100/100 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.6% मोर। तो दुकानदार को जो फायदा मिला, एक्चुअल प्राइस, हाउ मच मोर और लेस द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम अ कस्टमर हैज टू पे, कस्टमर को 2.6% ज्यादा पैसा देना पड़ा, ठीक है। सिंपल है, इजी है, कोई परेशानी नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब मुझे ये नहीं जानना कि ये कैसे क्या हुआ, अब मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ये इसी को सिर्फ उठाकर सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन यहां पर पूछा है। 2022 में देखिए यहां क्या पूछा, अ पर्सन बाय एन आइटम फ्रॉम अ शॉप फॉर विच द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट 10%, शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट दिया, और द पर्सन पेज यूजिंग एन ई वॉलेट विच गिव 10% कैशबैक। मतलब भाई बच्चे ने 10% जो है बच्चे को 10% का ऑफर मिला, ठीक है। तो जब 10% का ऑफर मिला तो 100 रुपए की कोई चीज थी, मान लिया हमने कि 100 रुपए की चीज थी, उस पर 10% का अगर ऑफर मिला तो 10% मतलब -10, तो चीज पड़ी है मैं कितने की, 90 की। अब इस 90 पर उस बच्चे को 10% का और कैशबैक मिल गया, यानी कि इफेक्टिव डिस्काउंट। अब यहां से हमें समझ में भी आ रहा है और यहां पर लिखा भी है कि इफेक्टिव डिस्काउंट निकालिए। तो भाई इफेक्टिव मतलब इसी पर हमारा 10% और कम कर दो, तो भाई 10% 90 का कितना होता है, -9 कर दो, यहां पर आ गया 81। तो अब ये कितना फायदा हुआ, 100 रुपए की चीज मुझे 81 रुपए में 81 में पड़ गई, तो मुझे 19 रुपए का फायदा हुआ। 19 मतलब कितना, परसेंटेज में निकाल लीजिए, 19%। आंसर क्या है, 19%। दोस्तों उम्मीद है आपको ये इफेक्टिव डिस्काउंट का जो तरीका है, पहला तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोई फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे और आपके पास थोड़ा सा समय है इन्वेस्ट करने का, तो आप इन्वेस्ट करके बिना फॉर्मूले के, बिना परेशान हुए इन क्वेश्चनों को इजीली सिर्फ जो वो कह रहा है उस कमांड को फॉलो करते चलो और ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला भी है इफेक्टिव डिस्काउंट का, चाहे तो आप उसे भी लगा सकते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x + y माइनस में x × y अपॉन में 100। अब ये x और y क्या है, ये x वो चीजें हैं जो परसेंटेज आपको दी हुई है, यानी कि यहां पर देखिए एक तरफ 10 है, दूसरी तरफ 10 है, बस इनको वैल्यू को पुट कर दो, सिंपल है ये तो, और भी सिंपल काम है। 10 + 10 माइनस में 10 × 10 अपॉन में 100। अब यहाँ क्या हुआ, ये 10 + 10 20 हो गया, और ये 10 × 10 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया 1, 20 में से 1 माइनस किया 19%। ये इसका है फॉर्मूला। तो आप चाहे तो इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला रट लीजिए, आप चाहे तो उसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, पर इसको तैयार कर लो, क्योंकि देखो 21 में भी क्वेश्चन आया, 22 में भी आया, चांसेस है कि शायद 23 में भी आ जाए, या फिर कुछ ना कुछ इसका यूज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। क्लियर है चीजें दोस्तों। अब देखिए
प्रॉफिट एंड लॉस में ये तो मैंने आपको बता दिया, बट 2022 में CISF में और CAPF 2021 में हमें एक और टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब ये जो टाइप है इसे आप थोड़ा सा इसके लिए देखो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाले जो है ये किसी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है, यहाँ पर आपको इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो ये वाले क्वेश्चन है इस तरीके के देख सकते हो, नहीं तो मिनिमम कम से कम इतना तो करके जाइए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है नेक्स्ट एवरेज एज का, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो हो चुकी है काफ़ी लेंदी और अब इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आएगा एवरेज एज पर, एवरेज एज पर कंफर्म एक क्वेश्चन आने वाला है, इसे आप तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता मैथ्स में, आपकी मैथ्स CAPF में इतनी सिंपल आती है कि अगर आप सिर्फ उसकी लैंग्वेज को भी जस्ट फॉलो करते हैं आप आंसर निकाल लोगे वहाँ पर। बशर्ते आपका जो दिमाग है वो थोड़ा शांत होना चाहिए और आपके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 से 2 मिनट होना चाहिए। अब वो 2 मिनट आपके पास तभी होगा जब आप GS को, अपने जो GS पार्ट है उसे थोड़ा सा जल्दी खत्म कर लेंगे। तो ये जो मैथ्स है बिना फॉर्मूले के की जा सकती है। अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये क्वेश्चन कन्फर्म है, आपका एक एज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35। बस लिखते चलो कि भाई मेरे फादर और एल्डर सन की जो एवरेज एज है वो 35 है, ठीक है। अब ये एक एवरेज है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू में निकालूं तो मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि यहाँ दो पर्सन है, तो ये हमारा 70 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर सन, अगर फादर और यंगर सन की बात करें तो उनकी 32 है, और इनकी एग्जैक्ट की वैल्यू की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करके 64 आ गई। अब यहाँ पर क्या क्या है, एंड द एवरेज एज ऑफ 2 सन, अब दोनों सन की एवरेज एज यानी एल्डर सन और यंगर सन की जो एवरेज एज है वो 17 ईयर है, तो इसको भी हम कर लेंगे तो 34 आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड हिज 2 सन। भाई अब जो फादर, हमारे फादर और ये जो 2 सन है इनकी एवरेज एज क्या होगी, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इनको सबको ऐड कर लो। अब ऐड करोगे तो देखो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2 बार फादर आ जाएंगे, 2 बार एल्डर सन आ गया, 2 बार यंग सन आ गया, तो मतलब मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ और इनको सबको फादर, यंग सन, एल्डर सन, ये ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। अगर मैंने इन्हें ऐड कर लिया, अब यहाँ पर मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, इनको ऐड कर लिया तो कितना आया मेरे पास, 4 + 4 8 और 6 3 9 और 7 मेरा 168 आ गया, इसे कैंसिल आउट कर दो। तो फादर प्लस यंगर सन एल्डर सन की जो एज है वो निकल के आई मेरी 84। अभी एज निकल के आई है पर एवरेज नहीं निकला है, और एवरेज का मतलब होता है टोटल सम अपॉन में, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ आइटम इन द सेट। अब देखिए हमारे पास टोटल सम तो आ गया पर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड भी तो करना है अगर मुझे एवरेज निकालना है, और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, ये 3 आइटम्स है, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से जब आपने डिवाइड करा तो 3 दूनी 6 7 8 और 8 24 28, इसकी आंसर आ गया 28 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या हमने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, क्या हमने कोई ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा शॉर्टकट यूज़ किया, जस्ट हमने वो फॉलो किया जो उसने कहा था, सिर्फ वो फॉलो किया, कुछ ऐसा काम ना करें अपने आप को परेशान करने के लिए। देखिए मैथ्स बहुत सिंपल है आपके एग्जाम में, और भगवान करे कि इस बार भी सिंपल ही आए। अगर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटमेंट बेस्ड भी जाते हैं तो भी आप उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि ये सिर्फ यहाँ नहीं, 2021 में भी आपको मैं यहाँ पर नोटिस कराता हूँ। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर, राज और उसके फादर की एवरेज एज है 45 ईयर्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये एवरेज एज है पर मैं इसको जो है इसकी रियल वैल्यू निकालना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर से क्लियर करके लिखते हैं। राज और उनके फादर की एवरेज एज है 45, बट मैं एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये 90 आ गया। उसके बाद अब क्या कह रहा है, इफ द एज ऑफ द फादर एंड द ग्रैंड फादर ऑफ द राज आर रिस्पेक्टिवली 2 and 3 टाइम्स ऑफ द राज, यानी कि अब ये रेशो, अब यहाँ पर ना तीनों की एज का एक कनेक्शन दे दिया, एक कनेक्शन। ये सारा का सारा हमारा गेम जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर एक राज है, यहाँ फादर है और यहाँ ग्रैंड फादर है, इनके बीच का रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दिया है कि भाई इफ द एज ऑफ द फादर एंड द ग्रैंड फादर ऑफ द राज
आर रेस्पेक्टिवली 2 और 3 टाइम्स ऑफ द राज। मान लो राज की एज है x, तो फादर उसके दुगने हैं और ग्रैंडफादर 3 गुना है, 3x है। ये रिलेशन है इन तीनों में। अब इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लो यहां पर, राज की वैल्यू x पुट कर लो, फादर की वैल्यू 2x पुट कर लीजिए, और टोटल हमारा ये 90 ये है। ये जो है ये आ गई इक्वेशन। इसे यहां पर सॉल्व कर लीजिए, मैं इसे यहां पर सॉल्व करता हूं। 3x इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू 30, x की वैल्यू क्या है हमारी 30। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, राज के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी। ग्रैंडफादर का क्या था हमारा रिलेशन 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पर जो 30 आई थी वो पुट कर दीजिए, तो 30 इंटू 3 आंसर आ गया 90 इसका आंसर हो गया। ये क्या हमने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया, क्या हमने कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स इस्तेमाल करी, सिंपल जो कहा हमने वो किया, बात हमारी वहां पर खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है, इसी के बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पे बिल्कुल बिना फॉर्मूले बिना परेशान हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एवरेज का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना तय है। CAPF 2022 में एवरेज के 3 या फिर 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो एवरेज को तैयार करके जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक आता है एवरेज के ऊपर ही एवरेज स्पीड, वो क्या है देखो, फॉर्मूले वॉर्मूले सब भूल जाओ, मतलब बेसिक चीजों पर ध्यान दो। बेसिक क्या कह रहा है यहां पर, अ रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 25% एवरी आवर। भाई हर घंटे एक रनर है, उसकी 25% जो स्पीड है वो कम हो जा रही है। इफ ही रन 16 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड ही रन्स फॉर 3 आवर्स, देन व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्पीड। अब देखो मतलब मैं एक रनर हूं, मैं भाग रहा हूं 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैं हर घंटे 25% जो अपनी स्पीड है वो कम कर दे रहा हूं, और 3 घंटे के लिए मैं भाग रहा हूं। तो अब देखो सिंपल जो उसने कहा है वो बस फॉलो करो, और हमेशा लिखने का तरीका कुछ ऐसा रखो, ये थोड़ा आसान तरीका है, ये अच्छा तरीका है मैथ्स में। तो भाई मैं पहले जो भाग रहा था फर्स्ट आवर, मैंने 16 किलोमीटर पर आवर रनिंग की, तो जब मेरा नेक्स्ट आवर में 25% डिक्रीज हो गया, तो 16 का 25% कितना हुआ 4, तो मैंने जब इसको माइनस करा तो 12 किलोमीटर आ गया। तो मेरा पहले घंटे का तो रनिंग 16 किलोमीटर है, दूसरे का 12 किलोमीटर है। अब मैं थर्ड में फिर से 25% रिड्यूस करूंगा, तो इसका 12 का 25% कितना हुआ 3, ठीक है। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि क्या निकल के आया कि भाई फर्स्ट आवर में 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा था, सेकंड में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और थर्ड में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहां पूछ रहा है मुझसे एवरेज स्पीड बता दीजिए। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 16 + 12 + 9, और टाइम कितना है 1 आवर 2 आवर 3 आवर। तो बस आपने यहां लगा दिया फॉर्मूला, आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना था, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। मतलब देखो मैं यहां पर मेरा पर्पस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मेरा को ये दिखाना है कि आपको बस पेपर में थोड़ा सा शांत रखना है अपने आप को, और मैथ्स को देखकर घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैथ्स आ रहा है, आपको पढ़ना जरूर है, एक बार उसे सॉल्व करके देखना जरूर है। ऐसा होगा कि 60% क्वेश्चन आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपको चाहे कॉन्सेप्ट आता हो या ना आता हो, भाई आपने अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक लॉजिक लगा लिया ना, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये छोटे मोटे फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं, वॉल्यूम का, एवरेज स्पीड का, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये सारे बेसिक फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता ही रहा हूं। अब देखो एक और 2022 में क्वेश्चन आया। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, यहां क्या कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर and remaining 1/4 of the distance at the speed of v kilometer. If the average speed of the full journey is 50 kilometer, then the value of v पूछ रहा है। मतलब अब यहां पर देखो फॉर्मूला यही लगेगा, सेम फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड दे रखी है, चीजें यहां पर भी दे रखी हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो मिसिंग है वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मैं यहां पर एक एक चीज को ना पहले एक डायग्रामेटिकली वहां पर रिप्रेजेंट कर लूंगा ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो भाई एक कोई डिस्टेंस है x डिस्टेंस, मैंने यहां पर मान लिया एक डिस्टेंस है x। अब उस x में 3/4 ऑफ x जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूं। तो ये गाड़ी जो है इस x का 3/4 पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है।
रिमेनिंग क्या बचा, 1/4। अब ये 1/4 जो है एक स्पीड है, जिसकी स्पीड से चल रहा है, वही हमसे पूछा हुआ है, वो हमें निकालना है। और हमें एक जगह दे रखा है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो आपके पास x है, ये रहा टोटल डिस्टेंस, बट टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल टाइम आपके पास नहीं है, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा। अब देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले आपको प्रोवाइड भी कराए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है, इस ट्राइंगल को आप याद रखिए DST करके। और जो भी चीज़ आपसे पूछी जा रही है, मान लीजिए आपसे S पूछा जा रहा है, तो S क्या होगा, D अपॉन में T। अगर आपसे T पूछा जा रहा है तो T का क्या होगा, D अपॉन में S। अगर आपसे D पूछा जा रहा है तो ये होगा S इंटू T। ये एक मतलब पैटर्न है जो आपको अगर याद रखना है, इससे इजीली आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो सबसे पहले आप इसका टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 3/4x अपॉन में 60, तो ये यहाँ पर वैल्यू हो गई। उसी तरीके से आप इसका जो टाइम निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये सारा सॉल्व करके आएगा आपका 100/3 km/h। मतलब मेरा यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना नहीं है, बस आपको एक चीज़ बताना है। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये इसे आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा यहाँ जो इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इसी पर बेस्ड एक तो आपने देखो सिंपल सा क्वेश्चन देखा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन देखा। तो आप हो सकता है कि फिर से एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखें इसी पर बेस्ड, और वो आप इजीली एग्जाम में करके आ जाएं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और एवरेज से रिलेटेड देखो, अभी तक हमने एवरेज का एक एज का क्वेश्चन देख लिया, 2 एवरेज स्पीड के क्वेश्चन देख लिए 2022 का, और एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बेसिक एवरेज पर था, जो सिंपल एवरेज पर क्वेश्चन था। मतलब 4 क्वेश्चन आपने एवरेज के क्वेश्चन देखे यहाँ पर एवरेज पर। तो ध्यान रखिए कि एवरेज को थोड़ा सा तैयार अच्छे से करके जाइएगा, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफ द मतलब यहाँ पर भी आप जस्ट उनकी लैंग्वेज को फॉलो कीजिए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑफ द 5 नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25, भाई 5 में से 4 नंबर का जो एवरेज है वो 25 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 4 नंबर क्या है, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है और एक E है, ठीक है। अब इसमें से जो 4 नंबर है, ये पहले जो 4 नंबर है A प्लस B प्लस C प्लस D, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 25, ठीक है। 25 है, 25। अब ये एवरेज है, पर मैं इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकालूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 कर लूंगा। वहीं कह रहा है कि एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर, अब ये जो लास्ट के 4 नंबर है इनका एवरेज 20 है। अच्छा ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं, B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल्स टू में 20। अब मैं भी इसे थोड़ा सा 4 से मल्टीप्लाई करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा 80। तो भाई आ गया मेरा पहले 4 का एवरेज, लास्ट के 4 का एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, मुझे बताना है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस, यानी कि मुझे पूछा है A माइनस E। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों चीज़ों को माइनस कर दो बस। जब आप माइनस करोगे तो B C D इधर भी कॉमन है, B C D इधर भी कॉमन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, A माइनस E बचेगा और ये 100 माइनस 80 आ जाएगा आपका 20। आंसर आ गया आपका 20, ये रहा आपका 20। सिंपल है। यहाँ से हमने क्या सीखा, पहली चीज़ CAPF में क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, सिंपल लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। कैलकुलेशन रेयरली कहीं आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेगी, अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन देखने को मिल रही है और आपसे नहीं हो पा रही, साइड करिए। आपके क्वेश्चन 15 मैथ्स के कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं। वहाँ पर हो सकता है, देखो दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पेपर में मैथ्स टफ आती है या इजी आती है, यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग बहुत ज्ञान दे सकते हैं। मतलब वो आपकी बात, आप अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये बाद में तो इजी लगते हैं पर एग्जाम टाइम पर वहाँ करने मुश्किल हो जाते हैं। बट आप ये चीज़ समझिए कि इस आइडियोलॉजी से आप अपने आप को ही अंधेरे में ले जा रहे हैं कि मैं ये सोच के पहले से ही चल रहा हूँ कि नहीं एग्जाम में वो फर्स्ट रीडिंग में मुझे ध्यान नहीं आएंगी चीज़ें और मैं उन्हें नहीं कर पाऊंगा। अरे आपको ये सोच के चलना है कि चाहे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, मुझे इधर से अपने माइंड को ये सोच कर लेकर जाना है कि वहाँ मुझे
इस तरीके से इस पैटर्न में इन्हें सॉल्व करते चलना पड़ेगा, इजी मानते चलना पड़ेगा, तभी चांसेस हैं कि आप उन्हें इजीली सॉल्व भी कर पाएं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, एवरेज के बाद अब चलते हैं एक और प्यारा कॉन्सेप्ट है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अब देखो यहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं 2022, 2021, 2018 पिछले 3 साल से एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। कह रहा है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का पीपल है जिसमें से एक कपल भी है, और हाउ मैनी वेज कैन दीज 5 पीपल बी सीटेड इन अ रो हैविंग 5 चेयर्स इफ द कपल इज टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। भाई 5 लोग हैं, 5 में से एक कपल है, तो अब ये ऐसे सीट्स पर बैठे हुए हैं कि कपल तो एक साथ बैठेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट। अब ये 5 सीट है, इन पर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, बट ये कॉम्बिनेशन बनाते समय हमें समझना होगा कि जो ये वाला चीज़ है, मतलब एक कपल जो है एक साथ ही बैठेगा, तो मतलब ये हम इसे अब ये मान लो कि ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 5 नहीं। तो एक यहाँ पर 2, 3 और ये 4। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये तो हमारी 4 पोजीशन होगी, बट ये एक जो पोजीशन थी इसमें, भाई इसमें भी तो ऑप्शन है कि हो सकता है कि उस कपल में लड़का इधर बैठ जाए और लड़की इधर बैठ जाए। ठीक है, तो हो सकता है लड़का इधर बैठ जाए, लड़की इधर बैठ जाए, या फिर लड़का इधर बैठ जाए, लड़की इधर बैठ जाए, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी 2 चांसेस हैं, मतलब ठीक है, ये 2 हैं सीट्स, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल ये हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर इसे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये निकल के आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आएगा। अब ये फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उससे नीचे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चलिए, 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो इसका आंसर क्या आया, 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 इसका आंसर आ गया। 48 इसका आंसर आ गया, 48। हियर सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2021 में, अब मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है 2021 में। क्या है अब समझिए, यहाँ पर बिल्कुल सेम क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द कोविड। अब देखो आपके पास यहाँ पर भी 5 सीट्स हैं, पहले की तरह 5 चेयर्स हैं, और आपके पास 5 वर्ड हैं COVID। अब इनको यहाँ पर ऐसे बिठाना है कि कोई भी किसी भी जगह आ सकता है। यहाँ पर हो सकता है C भी आ जाए, O भी आ जाए, V भी आ जाए, D भी आ जाए, कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि पेयर एक साथ होंगे, अलग अलग होंगे, यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी आ सकता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे की वैल्यू से। अब ये आंसर जो भी आएगा यहाँ पर आंसर, आप यहाँ पर इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। सेम यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए 2018 में बिल्कुल वही चीज़ जो 2022 में हुई है वो देखने को मिलेगी। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड। अब यहाँ पर भी 5 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, और क्या कह रहा है, गिवन दैट द 2 गर्ल्स हैव टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब ये दो गर्ल जो हैं, मतलब वही कपल वाली जो बात है कि वो एक साथ बैठना चाहते हैं। तो 5 सीट्स हैं, ये रही 5 सीट्स, जिसमें से एक कपल एक साथ बैठना चाहता है, मतलब ये 2 लड़कियां साथ में बैठना चाहती हैं। तो वही है, हमारे पास 4 ये सिचुएशंस हो गई, 1 ये, 2 ये, 3 ये और चौथी ये, और 4th वाली जो है ये अपने आप में एक सिचुएशन हो जाएगी 2 फैक्टोरियल की। तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा 48, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, ये रहा। तो यहाँ से मैंने बस आपको ये तरीका बता दिया कि इस तरीके के, इस बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है तो इसे आप ऐसे टैकल कर सकते हो। मतलब ये भी बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो मतलब बस ये मैं आपको यहाँ पर चाहता हूँ कि आप कम से कम वो चीज़ें रट के चले जाएं जो रिपीट हो रही हैं एग्जाम में, उनको तो कम से कम ना छोड़ें अगर वो एग्जाम में कल देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब एक ये है आपका एक और क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक। मतलब यहाँ क्या है, 2022 हो, 21 हो, 20 हो, 19 हो, आपको यहाँ पर परसेंटेज का एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें आपको परसेंटेज की बिल्कुल नॉलेज चाहिए ही नहीं, आपको बस वहाँ लॉजिक चाहिए। लॉजिक लगाना है आपको, और कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ लॉजिक। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको लॉजिक लगाना है, सिर्फ यार क्वेश्चन पढ़ के देखिए आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पूछ ली इसने। कह रहा है कि भाई एक नंबर है जो कि a number is 124 more than its 1/3, what is the number। मतलब एक नंबर है x
अब x जो है बराबर में अपने 1/3 के 124 ज्यादा है, मतलब एक नंबर x अपने 1/3 से 124 ज्यादा है, मतलब ये जो x है ये अपने x/3 से 124 ज्यादा है, यानी कि अगर x/3 प्लस में 124 अगर मैं करता हूं तो बराबर में वही नंबर आता है। सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, x-3 इक्वल्स टू 124, ये हो गया हमारा 2x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 124, 2 से 2 का ये काट दीजिए 62 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3 दूनी 6 6 3 18 186 आपका आंसर आ गया। सिंपल, मतलब कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जो हम ये सोचते हैं ना कि मैथ्स को कैसे किया जाए, मैथ्स ये है, मैथ्स वो है, मतलब ठीक है आप सब मत करो तो कुछ तो करके जाइए, कुछ तो समझ के जाइए, और ये ध्यान में रखिए कि मैथ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है, हो सकता है कि 2023 में कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, बट अगर हम ये मान के ही चलेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है और इन केस पेपर में इजी क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो आपकी सोचिए कि क्या हालत होने वाली है, समझ रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 98, इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ जो बात कह रहा है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। कह रहा है कि इफ 35% ऑफ अ नंबर, ये 35% जो है एक नंबर का वो बराबर है किसके, 416 ज्यादा ऑफ 27% ऑफ उसी नंबर के, यानी कि ये जो नंबर है 35% ऑफ नंबर वो 416 ज्यादा है इस 27%, उसी नंबर के 27% के, यानी कि अगर मैं 35% को 27% से माइनस करता हूं तो मेरा वैल्यू आता है 416। वही चीज यहां पे मैं इस तरीके से इक्वेशन में लिख सकता हूं कि भाई 35% ऑफ x बराबर में इक्वल है 416 ज्यादा 416, अगर मैं 27% में ऐड कर देता हूं तो इसके बराबर आ जाता है, ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, भाई इसको इधर लिया है, 35 को 27 से माइनस किया, 35 माइनस 27, तो मेरा आ गया 5 6 7 8x अपॉन में 100 और बराबर में आ गया 41 और 8 5 जो 40 और 8 2 जो 6 और ये x की वैल्यू आ गई 5200, आंसर आ गया 5200। सिंपल है, वही चीज़ फिर से मैं कहूँगा, चीज़ें बहुत सिंपल हैं। इसी तरीके से आप ये 2020 का क्वेश्चन देखिए, 2019 का क्वेश्चन देखिए, इनमें कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस नहीं चाहिए आपको कि भाई मुझे बहुत नॉलेज चाहिए। सिंपल जो कह रहा है, जो लॉजिक लगाने को कह रहा है, बस वो इस्तेमाल करो। सेम दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक लॉजिक, बस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब समझिए। 100 कॉइन से 100 कॉइन से पेपर में अपने आप को बस शांत रखिए प्लीज़। मैथ्स को एक बवंडर मत समझिए, ये आसान है, बहुत आसान है। 100 कॉइन है, उन 100 कॉइन्स में से कुछ 2 रुपए के कॉइन हैं, ठीक है, कुछ कॉइन आपके 2 रुपए के हैं, कुछ कॉइन आपके 5 रुपए के हैं। अब हमें बताना है कि अच्छा हाँ, ये 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन मिलकर हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो 320 निकल के आती है, मतलब टोटल 320 रुपए हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि भाई 2 रुपए के कॉइन कितने होंगे। देखो अब सिंपल, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मान लीजिए कि 2 रुपए के कॉइन मेरे पास x हैं, 2 रुपए के कॉइन x है, तो 5 रुपए के कॉइन कितने हुए, 100 में से x माइनस कर दो। जब भाई x कॉइन मेरे पास टोटल तो x ही 100 ही है ना, तो अगर x मेरे पास 2 रुपए के हैं तो 5 कितने के होंगे, कितने कॉइन होंगे, 100 माइनस x, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं 2 रुपए के कॉइन x कॉइन को प्लस करता हूँ 5 रुपए के 100 माइनस x कॉइन से, तो मेरी वैल्यू आती है 320। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, ये आ गया 2x इक्वल प्लस में ये 500 माइनस में 5x इक्वल्स टू में 320। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो पेड़ आ गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, चलो इसको मैं भी हटा देता हूँ, कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2x माइनस में 5x, तो इधर आ गया हमारा 3x और ये 500 को मैं उधर भेज देता हूँ तो माइनस करके आ जाएगा 180 माइनस का, ये तो चलो माइनस माइनस इधर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 3 से ये काट दीजिए, x आ गया हमारा 6 3 80, x की वैल्यू हो गई हमारी 60। तो x मेरी वैल्यू 60 आ गई, तो मतलब वही मेरे से पूछा था कि 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, तो ये x की वैल्यू 60 आ गई, तो 2 रुपए के 60 कॉइन है, आंसर हमारा 60 आ गया। सिंपल है,
कोई बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस मैंने उसको x मान लिया, उसको 100 माइनस एक्स कर दिया और मैंने मल्टीप्लाई करके जो एक इक्वेशन बना ली उसे सॉल्व कर दिया। ये मेरा तरीका था। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस जितना जो कह रहा है उतना करते चलो। ज़्यादा फॉर्मूले लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो चांसेस हैं कि अपने नंबर गवा बैठोगे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पेड फिर से आ चुके हैं और इन पेड पर अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसको क्वेश्चन करके हम लोग फॉर्मूले देख के ख़त्म करते हैं हमारा मैथ्स का टॉपिक, जो कि आज बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अ ट्री इज एट प्रेजेंट 9 फीट टॉल। If every year it grows 1/9 of its height, what will be the height of the tree after 3 years? अब ये मैंने जो टॉपिक रखे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट में रखे हैं। बेसिक यानी कि इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, इनमें सिर्फ आपका बेसिक लॉजिक लगना है। उसने कहा कि एक पेड़ है जो 9 फीट का है और वो 9 फीट का पेड़ हर साल अपनी ही जितनी हाइट के 1/9 इंक्रीज कर दे रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से ऐसी चीज़ों को सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कि भाई 9 फीट का अगर पेड़ है वो 1/9 अपने ही पार्ट का 1/9 इंक्रीज कर रहा है। तो 9 का 1/9 कितना हो 1, तो 1 ऐड कर दिया तो मेरा आ गया पहले साल में 10 फीट हो गया पेड़। अब फिर से इसका 1/9, तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू इसमें ऐड करी तो मेरा आ गया दूसरे साल में 100/9। सेम फिर से वही मैंने किया तो मेरा आ गया 1000/81 थर्ड ईयर में, और इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 12.34। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने कुछ? मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, जो कह रहा है वो करो। यही मेरे कंक्लूसिव वर्ड होंगे दोस्तों। मैथ्स में ज़्यादा ट्रिक के चक्करों में मत पड़ना। अगर आप ट्रिक कुछ आती है, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप लगाइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते तो आपकी मैथ्स इतना आसान अभी तक पूछी जा रही है कि सिंपल जो कह रहा है वैसे फॉलो करते चलो। आपके 60 to 70% जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो हो ही जाने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। ये सारे फॉर्मूलेज हैं एवरेज स्पीड के, आपके जो वॉल्यूम वाला मेंसुरेशन के हमने जो क्वेश्चंस देखे, उसके नंबर ऑफ सिस्टम्स के, एंड देन एवरेज फार्मूला के। तो यहाँ पर ये पूरी वीडियो दोस्तों ख़त्म होती है और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अभी मैथ्स में हमें क्या करना है। ये कुछ जो टॉपिक्स हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इन टॉपिक्स को जो भी बच्चा मैथ्स छोड़कर जाने वाला था, कम से कम इन टॉपिक्स को तैयार रखो। इनको डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो जितना मैंने इस वीडियो में बताया है, जितने मैंने फॉर्मूले रटाने की कोशिश की है, उन्हें रट के चले जाओ यार। एक मार्क्स जरूरी है, प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश करो। एक मार्क्स ज़रूरी है। आप सोच नहीं सकते कि आप कभी पूछ के देखिएगा उस इंसान का दर्द जिसके 0.33 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया और उसके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं है देने को। तो जहाँ से हमारा एक नंबर बच जाए हम बचाएंगे। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो शायद इससे और बेटर हम कोई अच्छा टॉपिक लें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन बहुत कम बचे हैं, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।